भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग से यहीं राजा जरासंध ने राज किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की। ये भूमि है बिहार की। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर था। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। एक एक करके उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। यह बहुत सुंदर शहर है। चारों ओर पहाड़ियां हैं, लेकिन अजातशत्रु के दुश्मन तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर कोई आक्रमण न कर सके। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटलिपुत्र उन्हें खूब पसंद आया और यहाँ एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को एक नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। कहा जाता है पाटलिपुत्र का जब निर्माण हुआ था तब गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। कलह को देखकर उन्होंने कहा, 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती हैं, अग्नि, जल और गृह कलह। आग और पानी के संकट से परे कलह के बीच पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। पाटलिपुत्र राज के दौर में पटना को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था, यानी पाटन। पाटन से ही पहले पाटलिपुत्र फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को ले जा रहे थे तो सती का पट यानी जांग का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पटन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। तीसरा किस्सा भी पौराणिक है। कहा जाता है कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र पैदा हुआ उसने यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की। उसी के नाम पर इस जगह का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, यानी पाटली का पुत्र। अजातशत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला और उनके शासन काल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे, जिनका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम धनानंद था। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन यह समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज्य में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त चाणक्य। 327 ईसा पूर्व यूनान का योद्धा अलेक्जेंडर कई राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तब तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोडस राज के नाम से जाना जाने वाला पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के सामने टिक ना सके। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्रों के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। चाणक्य की यह प्रतिज्ञा पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदलने वाली थी। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने उसका विरोधी तैयार करने की ठान ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रणनीति युद्ध कला सिखाने का काम किया। कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना ने कई बार मगध पर आक्रमण किया और आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए और 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस समय की राजनीति अर्थहीन थी, उत्पीड़न का साम्राज्य था, समाज दिशाहीन था, देश टुकड़ों में बटा था। चाणक्य ने राजनीति के मायने ही बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। आज भारतीय राजनीति में जोड़ तोड़ और शतरंजी चालें जो है उसके जनक चाणक्य ही हैं। उनके सत्य सूत्र और उपदेश सदाबहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वो और प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे थे। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राज्यशाही संविधान की रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलेक्जेंडर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे।
जितना इलाका अलेक्जेंडर ने जीता था, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर उनके जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर के इलाकों पर आक्रमण कर एक एक करके हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस पर, जिसको हराकर चंद्रगुप्त ने पर्शिया का बड़ा हिस्सा मगध में जोड़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर थी। अशोक बहुत अत्याचारी था, लोग उसे चंड अशोक कहते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण किया। मगध की विशाल सेना के सामने कलिंग के सेना की कोई बिसात ही नहीं थी। उन्होंने कलिंग को रौंद दिया, जमकर लूटपाट मचाई। कहा जाता है कि ऐसा कत्लेआम मचा कि रणभूमि के बगल से गुजरती दया नदी लहू से लाल हो गई। कलिंग का विनाश हो गया, लेकिन इस नरसंहार ने एक नए अशोक को जन्म दिया, चंड अशोक की जगह अशोक महान। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती अशोक ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपनी विरासत को इतिहास के सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों दीवारों पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। यह अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तीलियां दुख और बाकी 12 तीलियां दुख से निवारण अवस्था को दर्शाती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता है। पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया, तो आर्यभट्ट की कर्म भूमि भी मगध ही थी। आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक पाई का अनुमान लगाया। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान के केंद्र में बैठा दिया। बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक महाविद्वान हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन सब किसी न किसी रूप में इस भूमि से जुड़े थे। लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का गौरव मध्यकाल आते आते धुंधला पड़ गया। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने एक एक कर मुल्तान से लेकर दिल्ली तक फतह कर लिया। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। सत्ता का केंद्र बदल गया। 12वीं सदी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया और पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। बख्तियार खिलजी ने गुप्त वंश के दौरान बने शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। यहाँ कभी दूर देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। पाटलिपुत्र सत्ता के केंद्र होने का गौरव पहले ही गंवा चुका था। इस आक्रमण के बाद मगध ने शिक्षा और संस्कृति के केंद्र होने की ख्याति भी गंवा दी। इतिहास को खंडहर में तब्दील कर दिया। विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा को अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया। सेना रहने के लिए नष्ट हुए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल करने लगे। इन विहारों के नाम पर ही धीरे धीरे समूचे क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। मुगल काल में जब 1540 में शेरशाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर से बढ़ी। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं उन्होंने बिहार के शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। इसके बाद उनका नाम शेर शाह पड़ा। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासनकाल में राजधानी को नए गौरव के रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा। शेर शाह के जरिए बिहार की भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासनकाल में हुई थी। उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कोलकाता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद शेर शाह की असमय मृत्यु हो गई। पटना के शानो शौकत का दौर एक बार फिर खत्म होने लगा। उस दौर में पटना का नाम एक बार और आता है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहाँ आया। उसने जिद की कि शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। 1717 में नवाबों का शासन आया। तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, जहां 1764 में
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, मुगलों और बंगाल के नवाबों की सेना के बीच युद्ध हुआ। बेहद कम संख्या होने के बावजूद अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि अंग्रेज व्यावसायिक हितों को देखते हुए ही हिंदुस्तान आए थे। पटना उनके लिए एक अहम केंद्र बन गया। पटना पहले ही व्यापार के लिए मशहूर था। अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को अहमियत दी, लेकिन हिंदुस्तान के साथ बिहार को भी एहसास हो गया था कि ये अंग्रेज जितना दे नहीं रहे, उससे ज्यादा लूट रहे हैं। 1857 में जब संपूर्ण भारत ने आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, तब ये आग बिहार में भी लहकी थी। एक तरफ पटना के रहने वाले पीर अली थे, जिनके नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों पर 3 जुलाई को हल्ला बोला था। उन्हें 7 जुलाई को सूली पर चढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ थे आरा के जमशेदपुर के 80 साल के कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर ली। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो युद्ध बीबीगंज के जंगलों तक पहुंचा। 9 महीने लगातार अंग्रेजों से लड़ने के बाद एक दिन वीर कुंवर सिंह गंगा पार करके अपने गांव जगदीशपुर लौट रहे थे। तभी एक अंग्रेज अफसर डगलस की अगुवाई में उन पर हमला कर दिया। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। वीर कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से वो हाथ काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। वीर कुंवर सिंह अपने महल तो लौट आए, लेकिन शरीर में जहर फैल जाने की वजह से तीसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर से अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा था। जब 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बनी। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना के सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकीपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा का निर्माण हुआ। यह केवल 4 साल में ही कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पटना में स्कूल कॉलेज का निर्माण भी हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर की देन है। 1933 में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बुरा था। अंग्रेजों के आदेश पर किसानों ने खेती तो की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए उत्पादों की वजह से उनसे कोई नील खरीदता ही नहीं था। अंग्रेज फिर भी पूरा लगान मांग रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। स्थानीय लोगों की गुहार पर गांधी जी इन किसानों की मदद के लिए चंपारण पहुंचे। उस वक्त ना तो गांधी नाम की चर्चा थी, ना ही उनकी अहिंसा से लोग वाकिफ थे। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी को बापू की पहचान दिलाई। अहिंसा और सत्य के हथियार पर स्वतंत्रता सेनानियों का भरोसा जागने लगा। सत्याग्रह का यह प्रयोग जल्द ही हिंदुस्तान के कोने कोने में होने वाला था। आजादी की खुशबू फैलने वाली थी। लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसकी पहली फसल बिहार में ही बोई गई। बिहार की धरती से गांधी जी ने 2 बातें समझी। पहला, सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन। आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार का इतिहास यहाँ से एक नई करवट ले रहा था।